जिंदाबाद, कॉलोनी एकता जिंदाबाद, कॉलोनी एकता जिंदाबाद, कॉलोनी एकता जिंदाबाद, कॉलोनी एकता जिंदाबाद। जो मंत्री हैं उनकी संपत्ति कुर्क होनी चाहिए, जो डीलर हैं जिन्होंने बेचा है उनकी संपत्ति कुर्क होनी चाहिए, जो यहाँ पर जितने भी दबंग लोग हैं, जो लोग यहाँ पर डराते हैं धमकाते हैं, इनसे पैसे की उगाही करते हैं, उनकी संपत्ति कुर्क होनी चाहिए। तो हमने तो कह दिया है कि भाई कोई तुम्हें डराएगा धमकाएगा तो किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया कि वो यहाँ पर किसी भी प्रवासी को हाथ लगा दे। यहाँ पर अगर मंत्री जी के कोई आदमी हैं, अगर कृष्णपाल गुर्जर जी के कोई आदमी हैं, वो अवैध निर्माण करें तो सब ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार, मैं आपके साथ सत्यपाल। मैं उसी इलाके में हूँ जहाँ इलाका सबसे ज़्यादा चर्चित हो चला है, सबसे ज़्यादा माहौल गर्म हो चला है, और वो इलाका है जिसे डूब क्षेत्र कहा जाता है, या कहूँ कि जो जमुना के बिल्कुल आसपास कहा जाता है। और यहाँ की जो खबर है, अभी 4 दिन पहले हमने खबर दिखाई थी कि यहाँ नोटिस दे दिए गए हैं, और उसके बाद अभी खबर ये भी है कि बुधवार से यहाँ तोड़फोड़ शुरू हो सकती है। सवाल सबसे पहले खड़े ये होते हैं कि जब यहाँ जमुना की बाढ़ आई थी और बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पानी करीब इतना भर गया था, और जितने भी ये घर आप देखेंगे मेरे साथ, पूरी कॉलोनी के चित्र में आपको दिखाऊंगा, जब आप उसे देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे नेता आए थे, और उन नेताओं ने आकर के यहाँ मांग उठाई गई थी कि यहाँ जो लोग रहते हैं, जो बाढ़ से पीड़ित हुए हैं, उन्हें वहाँ राहत दी जाए, और उसकी मांग भी उठी। और बड़े बड़े नेताओं ने आके, चाहे यहाँ विधायक की बात हो, चाहे यहाँ सांसद की बात हो, चाहे और अनेक समाज सेवियों की बात हो, वो यहाँ आए भी थे, और उन्होंने आकर ये कहा कि हम इन लोगों को राहत देंगे और उनको मुआवजा दिलाने की बात करेंगे। लेकिन मुआवजा तो दूर की बात छोड़ दीजिए, मुआवजा के साथ साथ मुआवजे के नाम पर नोटिस थमा दिए गए, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और इस एरिया की, अगर मैं पूरे वृद्ध एरिया की अगर बात करूँ तो लगभग 5000 से ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं, 1000 से ज़्यादा घर बताए जाते हैं, और ज़्यादातर जो तादाद है, करीब पिछले 15 साल से बसावट यहाँ हो चली है। और ये जो पूरी ज़मीन है, ये खेती की ज़मीन है, ये कोई सरकारी ज़मीन भी नहीं है। तो अब यहाँ जैसे ही ये मसला बना है, जब से नोटिस आए हैं और जब से यहाँ ये खबर आई है कि बुधवार से तोड़फोड़ हो सकती है, तब से समाज सेवी विशेषकर, क्योंकि जो राजनीतिक व्यक्ति थे उन्होंने तो अपना छोड़ दिया, इलाका छोड़ दिया, अब यहाँ राजनीतिक व्यक्ति तो आते नहीं हैं। जो राजनीतिक लोग थे, जो राजनीतिक रोटियाँ सेकते थे, जो आकर के यहाँ मिठाई के डिब्बे बांट रहे थे, जो यहाँ आकर के फ्रूट बांट रहे थे, जो ये कह रहे थे कि हम इनको मुआवजा दिलाएंगे, जो लोग यहाँ मिठाई, जो यहाँ खाने का राशन बांट रहे थे, जो कपड़े बांट रहे थे, वो लोग नदारद हो गए। अब वो लोग यहाँ नज़र नहीं आएंगे। अब यहाँ नज़र आ रहे हैं समाज सेवी, अब यहाँ नज़र आ रहे हैं सोशलिस्ट, अब यहाँ नज़र आ रहे हैं एक्टिविस्ट, वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो राजनीतिक लोग नहीं हैं। उनसे सवाल जब पूछा जाता है, कैमरे पर ला करके उनसे ये पूछने की कोशिश की जाती है कि आप बताइए कि अब इनका क्या होगा, तो अब जवाब किसी के पास नहीं है। अब ऐसा लगता है कि सभी नेताओं को सांप सूंघ गया है, जैसे कहते हैं ना, सांप सूंघ जाना। सबकी जबान बंद हो गई है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। और जब दबी जबान, कैमरे के अलावा जो हमसे कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि गलती है उन लोगों की जो वहाँ बस गए। क्या उनको दिखता नहीं था कि ये डूब क्षेत्र है? क्यों भाई, इनको तो तब दिखता ना जब आपने कहीं बोर्ड लगाए होते। क्या आपको नहीं दिखता था जब यहाँ मकान बन रहे थे? क्या आपको नहीं दिख रहा था जब यहाँ के प्रॉपर्टी डीलर यहाँ प्लॉट काट रहे थे? क्या आपको नहीं दिख रहा था जब यहाँ ये खंबे लगाए जा रहे थे? क्या आपको नहीं दिख रहा था जब यहाँ आधार कार्ड बनाए जा रहे थे? क्या आपको नहीं दिख रहा था जब यहाँ की फैमिली आई कार्ड बनाए जा रहे थे? क्या आपको नहीं दिख रहा था जब वोट मांगने के लिए आप यहाँ के मंच लगा रहे थे? सवाल ये सबसे बड़ा है। आज आपकी जबान बंद कैसे हो जाती है? आज आप कैमरे पे आने के लिए मना ही कैसे कर देते हैं, और जवाब आपके पास नहीं है, और आप कहते हैं कि इन लोगों की गलती है। ये रातों रात बस गया हो, भूतों ने आके यहाँ रातों रात ये मकान बना दिए हो, ऐसा तो नहीं है। यहाँ लगातार पिछले 15 साल से बसावट हो रही है, लेकिन प्रशासन है कि सोया हुआ है। और आज ये कहा जा रहा है, जब इनके ऊपर पूरी की पूरी गाज गिरने की तैयारी हो गई है। हमने कई विभागों से बात करने की कोशिश की, अलग अलग नेताओं से बात करने की कोशिश की कि आखिर इसका क्या होगा, तो सबने कहा कि भाई इसको तो हटना है, इसे तो हटाया जाएगा। बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। और यहाँ जो एक्टिविस्ट हमारे पास पहुँचे हैं, पारस भारद्वाज हैं, जो से फरीदाबाद की लड़ाई बार बार लड़ते रहे, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। कुछ और भी एक्टिविस्ट आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, कानूनविद से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है इसके रास्ते। क्या इन लोगों को यूं ही सड़क पर बिठा दिया जाएगा? क्या यूं ही इनके घरों पर बिल्डोजर चला दिया जाएगा? क्या यूं ही इनकी ज़मीन को छीन लिया जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं? तो ये सवाल बड़े खड़े होते हैं। इन सारे सवालों को समझने के लिए पारस भारद्वाज मेरे साथ हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। कुछ और लोग भी हैं जो यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। पारस जी मेरे साथ आगे हैं।
पारस जी, बात तो मैंने बहुत सारी कह ली है पहले जो कहनी है, बट मैं आपसे समझना ये चाहूँगा। हाँ, सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ मैं भी और ये जनता भी। सेफ फरीदाबाद के नाम से आप बहुत सारे मसले आपने उठाए, लेकिन जब जब शहर में जहाँ जहाँ आफत आती है वहाँ आप दिखाई देते हो, इसमें कोई शक नहीं है। सवाल ये है मेरा कि इनका क्या होगा कानून के हिसाब से, सामाजिक के हिसाब से, आप क्या कह सकते हैं? देखिए सतपाल जी, ये फरीदाबाद जो है ना घोटालों का शहर है। और जब हम इन कॉलोनीज़ में आए, जब हमने जब बाढ़ का समय था, जब हम आए तो हमने देखा कि ये कॉलोनियों का भ्रष्टाचार है। आज इन लोगों को अवैध बता रहे हैं। जब यहाँ पर पहला कंकड़ लगाया था, जब ये सरकार कहाँ सो रही थी, जब इन लोगों ने पहली ईंट लगाई थी, तब ये सरकार कहाँ सो रही थी। इन्होंने एक मकान से 5,000 से ज़्यादा मकान बनने दिए, इतने सारे लोगों को यहाँ पर बसने दिया, तब ये सरकार कहाँ सो रही थी। ये सरकार तब कहाँ सो रही थी जब ये चौकी थाने वाले यहाँ से पैसे की उगाही करके ले जाते हैं। जब कोई आदमी लेंटर डालता है तो चौकी तक भी पैसा इनको जमा करना पड़ता है, ठीक है। जब ये बिजली के खंभे लगते हैं यहाँ पर, उसका भी पैसा इन लोगों को देना पड़ता है। अगर एक फ्यूज़ यहाँ पर उड़ जाए और लोगों को एक हफ्ते तक बिजली नहीं आती तो लाइनमैन को बुलाकर 500, 1000, 2000 रुपये जब देते हैं, तब सरकार कहाँ सो रही होती है। तो इसका मतलब यह है कि ये तो इन्होंने, जैसे अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को एक शोषण का केंद्र बना लिया था कि भाई भारत से धन को लूटो और अपना घर भरो, इंग्लैंड का घर भरो, रानी का घर भरो। इसी तरीके से यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के डीलरों ने ये कर लिया है कि इन जो प्रवासी भाई बहन हैं जो बाहर से आके यहाँ पर बस रहे हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत की, कष्ट कमाई से यहाँ पर अपने छोटे छोटे मकान बना लिए, अपने घर, अपने बच्चों के सर के ऊपर एक छत दे दी, उनसे शोषण करो और नेताओं के, डीलर्स के और बिल्डर्स के घर भरो। आज ये लोग तो बेचारे, आप समझ लीजिए कि मोटरसाइकिल से साइकिल पर आ गए। इतनी बाढ़ ने भी इनको मारा। आज ये इनके पास मोटरसाइकिल में तेल भरवाने तक के पैसे नहीं है, ठीक है। बाढ़ में इतना नुकसान हुआ, उसका मुआवजा तो सरकार देने से रही। और जिन लोगों ने इनको ये प्लॉट बेचे, वो आज फॉर्च्यूनर में, ऑडी में और मर्सिडीज़ में घूम रहे हैं। आज उनके जो मकान हैं, आप देखेंगे कि वो ऐसी पॉश एरिया में रहते हैं जहाँ पर जाने के लिए भी इनको 3 गेटों से गुजरना पड़ता है। चपरासियों से परमिशन मांगनी पड़ती है कि ये साहब से मिलना है हमें। और साहब कौन है? वो डीलर हैं जिन्होंने यहाँ पर इनको मकान बेचे, जो 10,000, 12,000, 14,000, 20,000 रुपए गज तक जो यहाँ पर मकान बेच के चले गए। और आज ये बोल रहे हैं कि अवैध है। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है। खट्टर सरकार जो है वो सभी कॉलोनियों को पास करने में लग रही है। बड़े बड़े अखबारों में मोटे मोटे लाइनों में देते हैं। 183 कॉलोनियों को हमने पास कर दिया, 59 कॉलोनी हमने यहाँ पर कर दी, तिगांव विधानसभा क्षेत्र की इतनी कॉलोनी हमने पास कर दी। तो भैया, क्या इसको आप कॉलोनी नहीं मानते क्याइन लोगों को आप लोग नहीं मानते? अभी मैं देख रहा था, एक बार वो दिखाएंगे जरा, एक बार वोटर कार्ड आज ही बन के आए हैं, संयोग की बात है। एक बार मंगवाना जरा, एक बार दिखाओ, एक बार वोटर कार्ड लाके। वोट भी गिरा दिया, साथ आईडी भी है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अवैध जमीन को बेचने के लिए तो प्रवासी चाहिए, शोषण करने के लिए तो प्रवासी चाहिए, महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ब्याज देने के लिए तो प्रवासी चाहिए। इनके ऊपर किसी भी तरह का, अब ये देखिए, ये क्या चीज़ है? ये आज ही इनके वोटर कार्ड बन के आए हैं, ठीक है। ये वोटर कार्ड्स हैं। तो सरकार यानी कि इसी इलाके के इसी एड्रेस पर है, इसी एड्रेस पर है, ठीक है। BLO आज इनको देकर गया है और इनके पास तमाम तरह के कागज हैं, प्रॉपर्टी आईडीज भी हैं। सरकार जब टैक्स लेना चाहती है तो इनको तब नहीं दिखाई देता कि अवैध कॉलोनी है। जब बिजली का बिल वसूलती है, यहाँ अगर आज ये 2 महीने से बिजली का बिल देना बंद कर दें तो यहाँ पर एकदम मीटर काटने के लिए आ जाएंगे। जब ये बिल देते हैं तो क्या टैक्स सरकार को नहीं जा रहा? जब यहाँ पर दुकानें खुली हुई हैं, यहाँ से कोई सामान, जैसे गुड़िया यहाँ पे सामान ले रही है, कोल्ड ड्रिंक ले रही है, चिप्स ले रही है, तो टैक्स जो GST है वो ये बच्चे भी तो दे रहे हैं ना, ये जो परिवार ये भी तो दे रहे हैं। तो सरकार को GST का कलेक्शन आ रहा है। तो जब सरकार बड़े बड़े अक्षरों में लिख देती है कि भाई फरीदाबाद जो है वो GST देने वाला, सबसे ज़्यादा GST देने वाला जिला बन गया, तो सरकार ये नहीं सोचती कि GST आ कहाँ से रहा इतना, भाई जनसंख्या कहाँ बढ़ रही है। जो फरीदाबाद की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन कहाँ रह रही है? 70% जो जनसंख्या है वो कॉलोनियों में रह रही है। आज इसको डूब क्षेत्र बोल रहे हैं। ये जब तक बाढ़ नहीं आई थी, जब तक ये तो जमुना ने बताया कि डूब क्षेत्र है या कौन सा क्षेत्र है ये, लेकिन इन्होंने तो नहीं बताया, इन्होंने तो कभी नहीं बोला। तो बेसिकली ये जमीन किसानों की है। ये डूब क्षेत्र वगैरह की बात तो इनकी डीलरों की बनाई हुई है। और इनके सारे मकान, एक सिंगल मकान की रजिस्ट्री नहीं है, जो काफ़ी सारे इन्होंने दे रखे हैं। कुछ मकान हैं जिनके रजिस्ट्री कर रखे हैं, कुछ ऐसे हैं जो GPA पे दे रखे हैं। 90% GPA पे दे रखे हैं, कोई 2, 4, 5, 10% होंगे जिनकी रजिस्ट्री कर रखी है। जो GPA पे दे रखे हैं, इनके जो षड्यंत्र जो मुझे लग रहा है, जो घोटाला मुझे लग रहा है कि एक बार इस कॉलोनी को साफ कर दो, GPA है, GPA कैंसिल करा दो और फिर वापस जमीन किसानों आ जाएगी। और फिर इसको दोबारा ऐसे भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर फिर दोबारा बेच के और फिर दोबारा अपने घर बनने का काम। पारस जी, थोड़ा सा कानून को समझते हैं। भाई ये कह रहे हैं कि ये डूब क्षेत्र है, नहीं बनना चाहिए। कौन कह रहे हैं डूब क्षेत्र है सर? हम आपकी बात बात करने दीजिए, मैं सवाल करने दीजिए, मैं पारस भाई से समझूंगा। मैं समझ रहा हूँ यहाँ डूब क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ डूब नहीं है सर, डूब क्षेत्र नहीं है। आप देखिए, एक मिनट देखिए, ये फौजी साहब द्वारा राज्य जन सूचना एवं तहसीलदार फरीदाबाद से जन सूचना अधिकार के तहत मांगा हुआ पेपर है कि ये जमीन कैसी है, ये जमीन क्या है।
है, तो उन्होंने सीधे से कहा है कि ये डूब क्षेत्र नहीं है। कि अगर ये अवैध बिल्डिंग यहाँ बनी है और उसमें लिखा है नोटिस में कि आपका अवैध निर्माण है, इसको तोड़ा जाएगा, तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि सरकार चाहती है अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए, टूटना चाहिए, तो इसमें तो कोई गलत है नहीं, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए ये बात ठीक है, लेकिन सेलेक्टिव अवैध निर्माण होना चाहिए ये भी तो गलत है। सरकार फरीदाबाद के अंदर सेलेक्टिव अवैध निर्माण होता है। यहाँ पर अगर मंत्री जी के कोई आदमी हैं, अगर कृष्णपाल गुर्जर जी के कोई आदमी हैं, वो अवैध निर्माण करें तो सब ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये पार्कों पे कब्जा करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बुढ़िया नाले के ऊपर बैंकेट हॉल बनाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कहीं पर भी अपने अवैध कॉलोनी काट देते हैं और इन्हीं के लोग काटते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ये बिना रजिस्ट्री के जीपीए बेच दें, ये सरकार ने अगर रजिस्ट्री बंद कर रखी है उसके बाद भी इनके लोग ज़मीनें बेचते रहें, सरकार को ये लोग पैसे देते रहे, रिश्वत के रूप में देते रहे, तो सब ठीक है। तो वैध अवैध की परिभाषा तो फरीदाबाद में फॉलो कहाँ होती है? फरीदाबाद में तो वो होती है भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका तंत्र चल रहा है वो अपना यहाँ पर मंत्र मारकर और लोगों से पैसे उगाई कर रहा है। आप ये कह रहे हैं कि जैसे पूरा फरीदाबाद बस गया, ऐसे इसको भी बस जाने दिया जाए? नहीं, देखिए, अब हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि भाई या तो आप इसको पहले रोकते, अब जब आपने रोका नहीं है, जब लोगों ने यहाँ पर अपने आशियाने बना लिए हैं, तो अब आप इसको तोड़ने का काम ना करें। ये सरकार इसके ऊपर ये दिमाग लगाए, ये सोचे सकारात्मकता से कि इसको पक्का कैसे किया जाए इस कॉलोनी। अगर कानूनी तौर पे मैं बात करूँ, इन्हें हटाना भी है, मान लीजिए कहीं भी किसी को विस्थापित करना होता, हटाना होता, तो कानून क्या कहता है? किस तरह के नियम सामने आते हैं? किस तरह की रियायत इनको दी जानी चाहिए, उसको थोड़ा सा बताइए। देखिए, विस्थापन तो हमेशा से ही होते आए हैं। बड़े बड़े गांव जो है वो विस्थापित कर दिए गए, जो लाल डोरे की जो जमीन थी, जो लोग पुश्तैनी समझते रहे थे, उनको विस्थापित कर दिया गया, जहां पर सरकार को डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है। सरकार ऐसा कोई डेवलपमेंट प्लान लेके आ रही है तो इनको यहाँ पर उचित मुआवजा दिया जाए और इनको जगह दी जाए, अच्छी जगह दी जाए, इनको प्रॉपर फ्लैट्स दिए जाए, प्रॉपर मकान दिए जाए, जिससे कि ये लोग अपनी गुजर बसर अच्छी जगह कर सकें, सम्मानजनक जीवन जी सकें। तो वो सरकार उसमें खामियाजा भुगते, अपनी गलती का खामियाजा सरकार भुगते, क्योंकि ऐसे तो क्या होता है कि ज़मीनें भी एक्वायर होती हैं। अब हम जैसे किसान हैं तो हमारी ज़मीनें भी बहुत जो प्राइम लोकेशन की लैंड थी वो सरकार ने एक्वायर करके ले ली, लेकिन उसका उचित मुआवजा दे दिया हमें और हमने उससे फिर ज़मीन कहीं और खरीद ली। मतलब क्या आप ये मानते हैं कि कानूनन जो इनके खिलाफ हुआ है, जो 420 मतलब इसे कह सकते हैं कि इनका ये हक भी बनता है कि इनके साथ जो धोखा हुआ, इस पर FIR भी दर्ज होनी चाहिए मेरे हिसाब से? देखिए, FIR दर्ज होनी चाहिए। वैसे मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा और आपके चैनल को सभी नेता मंत्री भी सुनते हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि भाई इन लोगों के मकान तोड़ने से पहले जो मंत्री हैं उनकी संपत्ति कुर्क होनी चाहिए, जो डीलर हैं जिन्होंने बेचा है उनकी संपत्ति कुर्क होनी चाहिए, जो यहाँ पर जितने भी दबंग लोग हैं, जो लोग यहाँ पर डराते हैं, धमकाते हैं, इनसे पैसे को उगाही करते हैं, उनकी संपत्ति कुर्क होनी चाहिए। जो जब ये मकान बन रहे थे तब से लेकर और अब तक जितने भी अधिकारी रहे हैं, जिन्होंने यहाँ से रिश्वत ली है, जिन लोगों ने यहाँ पर इनका शोषण किया है, उन लोगों की भी संपत्ति कुर्क होनी चाहिए और उनसे इनके पैसों की उगाही होनी चाहिए, क्योंकि इनके पैसों से ये लोग बिल्डर बने बैठे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है और सरकार दमनात्मक कार्रवाई करते हुए बिल्डोजर चला देती है, तो आपकी तरफ से क्या कदम होंगे और ये लोग क्या प्लानिंग करेंगे, कैसे इस लड़ाई को लड़ा जाए? सतपाल जी, वैसे तो देखिए, मैंने भरी पंचायत में बात बोली है कि किसी की यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि भाई लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जो गुंडा एलिमेंट है, क्योंकि उनको इनसे पैसे उगाने हैं। यहाँ पर जो डीलर हैं कुछ पैसे बकाए हैं, कुछ किस्तें बकाए हैं, तो उनसे उगाही का भी उन्होंने प्रेशर बना दिया है। तो हमने तो कह दिया है कि भाई कोई तुम्हें डराएगा धमकाएगा तो किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया कि वो यहाँ पर किसी भी प्रवासी को हाथ लगा दे। तो हम सब लोग मिलकर एकजुटता से खड़े हैं, वो तो एक बात हो गई। दूसरी रही बात सरकार की, तो सरकार मानती है केवल कोर्ट का आदेश। वो हमारे जनता का ठीक है एक प्रेशर होता है, हम वो प्रेशर जरूर उस पर बनाएंगे, हम अपनी आवाज़ रखेंगे, आंदोलन करेंगे, पीसफुल आंदोलन करेंगे, जो फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 19 के अंदर हमें दिया हुआ है उसका पूरा एक्सरसाइज करेंगे और सरकार को मनवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ साथ अपने जो लीगल राइट्स हैं, जो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंदर हमें जो राइट मिलते हैं, लीगल राइट्स जो मिलते हैं, हम उनको भी एक्सरसाइज करेंगे और सरकार को झुकाएंगे। हम हर कोर्ट में भी जाएंगे? कोर्ट में 100% जाएंगे, उसकी कार्रवाई हम ऑलरेडी कर रहे हैं। और देखिए, कोर्ट में जाने से ये लोग डर रहे हैं, ये लोग लोगों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, कह रहे हैं जी कोर्ट में मत जाओ, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्योंकि इनको अपनी कलई खुलने का डर है। इनको ये लग रहा है कि राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा, क्योंकि जैसे खोरी राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। ह्यूमन राइट्स ने, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ने भी उसके ऊपर संज्ञान लिया कि भाई ये किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं। तो ये भी एक राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। चुनावी वर्ष है, तो ये नहीं चाहते कि भाई ये कलई खुल जाए कि भाजपा के या फिर जो सत्ताधारी पक्ष है उन्हीं के लोगों ने यहाँ पर प्लॉटिंग करी, उन्हीं के लोगों ने यहाँ से मोटा माल कमाया, साजिशन उन्होंने ये सारा का सारा ये सारा प्रोपेगेंडा ये लोग जो वो कर रहे हैं। तो अब वो कर रहे हैं कि ताकि लोग कोर्ट में ना चले जाए, तो वो लोग रोक रहे हैं। लेकिन हम जनता को जागरूक कर रहे हैं कि भाई कोर्ट में जाना आपका अधिकार है, उसमें हम लोग आपके साथ चलेंगे। बड़े से बड़ा वकील जो होगा, जितना सामर्थ्य हमारा होगा, उतने बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेंगे और निश्चित रूप से जीत के आएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा सवाल वही है, मेरा कहने का मतलब ही वही है। हंगामा खड़ा करना केवल हमारा मकसद नहीं है। मैं भीड़ जुटा के लोगों से पूछूं, मुझे पता है कि यहाँ क्या हुआ है और ये बात आपको भी पता है यहाँ क्या हुआ है। हमें समझना ये है कि आगे करना क्या है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि कानूनी
और सामाजिक तौर पर और इस दायरे में जो कार्रवाई होने वाली है उसको कैसे रोका जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कौन इसे रोकने में आगे आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जुड़े रहें मेरे साथ, देखते रहें सत्य हुंकार। एक बार फिर मिलता हूँ, नमस्कार। इंकलाब जिंदाबाद, कॉलोनी एकता जिंदाबाद, कॉलोनी एकता जिंदाबाद, कॉलोनी एकता जिंदाबाद, कॉलोनी एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, कॉलोनी एकता जिंदाबाद। लेके रहेंगे अपना हक, 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 लेके रहेंगे अपना हक। प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कुछ कहेंगे सर, यहाँ पे महापंचायत हो गई, आप पहुंचे? भाई ये लोग बैठे हैं तो हमें सूचना मिली है, बैठे हैं कि भाई या नोटिस दिया हुआ है नगर निगम द्वारा, तो वे अपना रोष प्रकट कर रहे हैं ये लोग। तो मैं देखने आया हूँ, अगर ये शांतिपूर्वक यहाँ करते हैं तो अभी कोई एतराज़ भी नहीं है, प्रोटेस्ट कर सकता है, सभी आज़ाद हैं और हमें कोई एतराज़। लेकिन मैं इनसे विनती ये करता हूँ, अभी कानून को अपने हाथ में न ले। हाँ बैठिए, कोई हमें कोई ऐसे हम रोकेंगे भी नहीं। और हम तो यही कहते हैं भाई शांतिपूर्वक हम अपने अधिकारियों को आपकी बात आगे पहुँचाएँगे और आपकी जो भी कोई मांग है वो हम CID के माध्यम से आगे पहुँचाएँगे। अगर इस उपरांत भी आप बैठना चाहते हो तो बैठिएगा, और जो आप अगर आप अपने काम पे जाना चाहते हो तो जा सकते हो। आपकी कोई डिमांड आप अपना लिख करके, और ऊपर अधिकारी भी बैठे हैं, SDM भी बैठे हैं, DC साहब भी बैठे हैं, उनको पहुंचाओ। ऐसी बात नहीं, गवर्नमेंट आपकी जायज़ मांग सुनेगी, ठीक है जी।